साल 2003 की बात है। वे कोचिंग जा रही थी, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। इसके बाद वे पैरालाइज हो गईं। ऐसा लगा मानो जिंदगी ठहर गई। इस दौरान वे 9 महीने तक अस्पताल में रहीं और उनकी 3 सर्जरी हुई। इतना सब होने के बावजूद एकता भयान ने जिंदगी में हार नहीं मानी। आज कामयाबी उनके कदमों में है। हिसार की रहने वाली एशियाई स्वर्ण पदक विजेता एकता भयान पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। वे क्लब थ्रो में देश का नेतृत्व करेंगी। एकता का पैरालंपिक में पहुंचने का सफर बहुत संघर्ष भरा रहा है। आइए मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी एकता भयान से और जानते हैं उनसे उनके संघर्ष की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता कपूर और आप देख रहे हैं अमर उजाला अपराजिता। टोक्यो ओलंपिक का एक भाग तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी टोक्यो ओलंपिक का एक भाग बाकी है, वो है पैरालंपिक। और उसमें हमारे देश के बहुत से खिलाड़ी पैरालंपिक में भाग लेने वाले हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ आज मौजूद हैं अपराजिता के मंच पर, एकता भयान। एकता, आपका स्वागत है अमर उजाला अपराजिता में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्टोरी यहाँ शेयर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता, आप हरियाणा में अकेली पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में जा रही हैं, टोक्यो ओलंपिक में जा रही हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल से हम इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे सभी पैरा एथलीट्स, और लास्ट ईयर हमारे गेम पोस्टपोन हो गए थे। उसके बाद बड़ी डाउटफुल था कि गेम्स होंगे भी या नहीं होंगे, बट फॉर्चुनेटली गेम्स हो रहे हैं और हमें वो मौका मिल रहा है कि हम अपनी मेहनत का वहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ साथ मेरा पहला पैरालंपिक है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। कैसी ट्रेनिंग कैसी चल रही है आपकी? ट्रेनिंग तो फाइनल टच में है, बिल्कुल फाइनल फेज चल रहा है और बहुत अच्छी रही ट्रेनिंग। आई एम सेटिस्फाइड विद माय हार्ड वर्क। पिछले जितने सालों में हमने मेहनत की, मैं उससे संतुष्ट हूँ और मैं आशा करती हूँ कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँ और देश के लिए मेडल जीत पाऊँ। मैं आपकी कहानी पढ़ रही थी, तो आपका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आई। तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपकी कहानी को समझें, जानें। जी, आज से लगभग 18 वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में मुझे रीढ़ की हड्डी की चोट लगी। सर्वाइकल लेवल पे मेरी गर्दन टूट गई थी और उसके बाद से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, जिसमें लोअर लिम्स कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो गए और अपर लिम्स पार्शियली पैरालाइज्ड हो गए। और बहुत चैलेंजिंग टाइप था, क्योंकि डिसेबिलिटी ऐसी थी कि जो इससे पहले कभी ना देखी थी ना सुनी थी, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंजरी है ये रीढ़ की हड्डी की चोट। ये एक चोट ऐसी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपको इंजरी देती है, तो ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन सिस्टम वाज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ इट। बट विद द फैमिली सपोर्ट और राइट पॉजिटिव एटीट्यूड से हमने आगे देखना शुरू किया और उन चीज़ों पर फोकस शुरू करना किया कि जो हम स्टिल अब कर सकते हैं, इसकी बजाय कि जो हमने खो दिया कि हाँ मैं चल नहीं सकती, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की बजाय मैंने ये सोचा कि अब भी मैं क्या कर सकती हूँ। और इस दिशा में एजुकेशन ने मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मुझे बहुत एक आत्मनिर्भर बनाने की तरफ मुझे एक दिशा दी। तो वो समय कठिन था, पर जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, पर जीना हमारे हाथ में है। और इसी के साथ हम सब ने मेहनत की, मेरे पूरे परिवार के सदस्यों ने, और पढ़ाई शुरू की मैंने। और पढ़ाई करने के बाद एक नॉर्मल ट्रैक पे आने लगी ज़िंदगी। कॉलेज जाना शुरू किया तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि यस स्टिल आई कैन डू समथिंग। और इस चीज़ के लिए भी मैं बहुत श्योर थी कि मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि एक जो हमारे समाज में धारणा है डिसेबल्ड लोगों को लेकर और स्पेशली डिसेबल्ड महिलाओं को लेकर, वो बहुत नेगेटिव है, बहुत एक ऐसी है कि जो आपको ऐसा समझती है कि आप अपने परिवार पर एक बर्डन रहेंगे या आप कुछ कर नहीं सकते।
तो मैंने सोचा था कि मैं इस धारणा से बाहर निकलकर इस नेगेटिविटी को मैंने हटाना है और एक राइट एग्जाम्पल सेट करना है। मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। आपने हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, पढ़ाई में भी आप बहुत अच्छी थी। तो आप पढ़ाई में ही आपने करियर क्यों नहीं बनाया? आप खेल में कैसे आई? देखिए 2011 में मैंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की ऑडिटर की फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में हरियाणा में। और एक तभी लोगों ने मुझे ये कहा कि एक जॉब मिल गई और मुझे संतुष्ट हो जाना चाहिए और बस मुझे अब ये जॉब करनी चाहिए। वो एक ऑडिटर की जॉब थी, बट मुझे ये लगता था कि मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ और मुझे किसी और के स्टीरियोटाइप में बंध के नहीं रहना। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और फॉर्चुनेटली 2013 में मेरा हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास हुआ और मैंने सहायक रोजगार अधिकारी के पद पर हिसार में अपॉइंटमेंट ली। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि एक जो ऐसा समझा जाता था कि एक इतनी सीवियर डिसेबल्ड लड़की है, हाउ शी विल बी डूइंग द थिंग्स, या अपने पढ़ाई भी कर रही है तो क्या फ़ायदा है उसका, जॉब कैसे करेगी और जॉब कौन देगा। बहुत सी ऐसे ओपिनियंस थे लोगों के। बट वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वो इमेज बिल्कुल चेंज हो गई और आई ऑल्सो फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट। और उसी दौरान मेरे कुछ इंटरव्यूज पब्लिश हुए न्यूज़पेपर में, जो मेरे प्रेजेंट कोच अमित सरोहा तक पहुंचा एक इंटरव्यू सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो मुझे लगा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि आप भी स्पोर्ट्स कर सकती हैं। वो खुद भी एक पैरा एथलीट हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और मेरी ही जैसी उन्हें डिसेबिलिटी है। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला उनसे कि इस डिसेबिलिटी में होकर भी वो अर्जुन अवार्डी हैं और देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। तो एक बहुत एनकरेजिंग था मेरे लिए वो मोमेंट। और 2016 में मैंने अपना पहला मेडल जीता, तो फिर मैंने इस चीज़ को बहुत ही फोकस के साथ करना शुरू किया, अपनी स्पोर्ट्स जर्नी को। तब आप कितने साल की रही होंगी जब आप खेल में आई? मेरी उस टाइम आयु 30 वर्ष की थी। आई वॉज 30 years old एट दैट टाइम। और मुझे लगा कि बहुत पढ़ाई हो गई है, कुछ और करना चाहिए, और एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। मैंने शुरू तो ऐसे किया था कि इट कैन हेल्प मी, मुझे फिटनेस में और मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा और आई विल बी मोर हेल्थियर। तो बट फिर मैंने जब उसको प्रोफेशनली करना शुरू किया तो मुझे और भी अच्छा लगा उसमें। और स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात यही है कि आप एवरीडे, हर रोज आप एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप अपनी मेंटल और फिजिकल बाउंड्रीज को पुश करते हैं, पॉजिटिविटी ग्रोथ होती है। जी। आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते, आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो आपकी जो ये जर्नी है वो आगे ही बढ़ती गई है। जी। तो अब आपने टोक्यो में जो है वो अपना लक्ष्य बनाया है, क्या फोकस किया है, किस चीज पर फोकस है? फोकस पूरा गोल्ड मेडल जीतने पर है। और जब से ये स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट हुई और उस दिन से आज तक में भी बहुत बदलाव आया है कि हम पैरा एथलीट्स को भी उतना ही एट पार ट्रीट किया जा रहा है और हमारे लिए भी सेम पॉलिसीज़ हैं। तो ये बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है। पहले मीडिया कवरेज भी नहीं मिलता था इतना, लोगों को पता भी नहीं था हमारे संघर्ष की कहानी का, या हम कैसे हमारी मेहनत कितनी लगती है मेडल को लेके आने में। अब मीडिया का भी बहुत पॉजिटिव रोल है, बहुत एनकरेजमेंट है, जिससे सबसे अच्छी बात यह है कि इससे अवेयरनेस बढ़ती है। लोगों को संदेश जाता है कि जिनको नहीं पता पैरा स्पोर्ट्स नाम की भी कोई चीज़ है, उन्हें भी लगता है कि और जो हमारे देश में जिन लोगों को डिसेबिलिटी है उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एक स्पोर्ट्स नाम की भी चीज़ है। अक्सर ऐसे देखने में आता है कि डिसेबल लोगों को लगता है कि वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, या आम जन को भी लगता है। जैसे जब मैंने अपनी स्पोर्ट्स जर्नी शुरू की तो मैं बताती थी कि मैंने पैरा स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, तो मेरे अंकल ने कहा कि आप पैरा स्पोर्ट्स कुछ पैराशूट जैसा है क्या? तो लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, उन्हें लगता कोई पैराशूट या पैराग्लाइडिंग कुछ ऐसा ही होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि ये भी एक स्पेशल गेम्स हैं जो उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिनको अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी होती है, और अवेयरनेस आ रही है और बहुत एनकरेजमेंट मिल रहा है, समय बदल रहा है। तो दिस इज वेरी मोरल बूस्टिंग। अभी एक फिल्म आई थी साइना नेहवाल पर, उसमें एक डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ था कि भीड़ में जगह बनानी है या अपनी जगह बनानी है।
तो आपको इस तरह का एनकरेजमेंट परिवार से या अपने कोच से या समाज में किससे आप अपने को प्रेरणा ऐसा मानती हैं कि आपको मूल मंत्र किसने दिया हो खड़े होने के लिए यहाँ तक? जी, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे पेरेंट्स का रहा, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मैं सिर्फ 18 वर्ष की थी और मेरा एक डॉक्टर बनने का ख्वाब था, एक बड़ा ही सामान्य जीवन था जो एक 18 साल का बच्चे का होता है, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। मुझे अपना करियर भी चेंज करना पड़ा। मैंने 9 महीने अस्पताल में बिताए, मेरी सर्जरीज हुई, एक सोशली आइसोलेशन भी फील हुआ और लोग बड़ी नेगेटिविटी भी बात करते थे। बट इन सब के बीच मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे हमेशा बिलीव किया कि एकता स्टिल यू कैन डू द थिंग्स ऑफ योर इंटरेस्ट। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मेरा जो भी चॉइस रहा, मेरा जो भी करियर को लेके मेरी जितनी भी एफर्ट्स रही, वो हमेशा मेरे साथ थे। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर मैम रिटायर्ड हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं और मदर हाउसवाइफ है। तो पैरालंपिक में जब आप आई तो कुछ फाइनेंशियली ऐसी कुछ प्रॉब्लम भी रही? देखिए मैम, स्टार्टिंग में फाइनेंशियली डिमांडिंग रहता है, कोई भी खेल आप शुरू करें, पर मैं ऑलरेडी जॉब में थी तो मेरे लिए वो चीज़ें आसान थी कि मैं अपना एक्सपेंसेस मैं खुद बेयर कर सकती थी। मैं जॉब में पहले से थी, तो यस इनिशियली इट वाज डिमांडिंग कि हमें अपना सब कुछ देखना होता था, बट लेकिन जैसे फिर मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगी और मैंने मेडल जीतने शुरू किए, तो सरकार की मुझे बहुत सी पॉलिसीज का सपोर्ट मिला। कैश इंसेंटिव्स दिए मुझे। अभी जैसे मैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में हूँ और हरियाणा सरकार ने मुझे पैरालंपिक से पहले प्रिपरेटरी अमाउंट दिया, तो समय के साथ बहुत सपोर्ट मिला केंद्र सरकार से भी और हरियाणा सरकार से भी। इसके साथ साथ एक गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, उन्होंने भी पैरा एथलीट्स को बहुत सपोर्ट किया। मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो शुरू में वो चैलेंजिंग था, बट मेरे लिए वो पॉजिटिव इसलिए रहा कि मैं ऑलरेडी जॉब में थी, तो मैं उस चीज़ को कवर कर पाई। और समय के साथ फिर भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने और गो स्पोर्ट्स ने मुझे सपोर्ट किया। आप क्या ऐसी कमी देखती हैं कि बहुत सारी जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो नहीं आ पाते हैं पैरालंपिक में? बहुत सी कमियां हैं, सिस्टम में है, खेल में है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आप लोगों को चाहिए होती हैं। तो किस तरह से इन कमियों को हम जो है पूरा हो सकती है? सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ कहने से पहले मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगी। उन फैक्ट्स में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी कंट्री में अब भी जो लिटरेसी रेट है, शिक्षा दर है जो डिसेबल्ड लोगों की, वो 40% से भी कम है, और 20% से भी लोग कम ऐसे हैं जो किसी तरह के रोजगार में हैं। तो फिर वो अपने परिवार पर निर्भर रहते हैं, और जिस वजह से हमारे समाज में एक धारणा बन जाती है कि वो अपने फैमिली पे बर्डन है। बट रीज़न उसके पीछे ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि एक नेगेटिव एटीट्यूड है समाज में कि भाई कि उनको घर तक सीमित रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, मॉल्स, ये व्हीलचेयर के हिसाब से नहीं बने हुए। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस, ट्रेन्स, मेट्रोज तो फिर भी एक्सेसिबल हैं वैसे, पर बाकी जो एक आमजन यूज करता है बस, वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं है, या एक कोई डिसेबल्ड पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता। तो वो कहीं आना जाना के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतने सक्षम नहीं है फाइनेंशियली, तो आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही यूज करना पड़ेगा, और वो अगर आपके हिसाब से नहीं है तो आपको अपने घर पे ही रहना पड़ेगा। ये अभी बहुत बड़ा चैलेंज है कि बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश की 4 से 5% जो घर तक सीमित है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही, वो अपना स्पोर्ट्स करियर नहीं शुरू कर पा रहे। तो और इसके साथ साथ असिस्टिव डिवाइस होते हैं, जैसे मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ, किसी को कोई आर्टिफिशियल लिम्ब, हाथ या पैर चाहिए, तो वो चीज़ें भी बहुत महंगी हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर एक राइट असिस्टिव डिवाइस हर किसी को मिले तो वो कुछ हद तक अपना जीवन आत्मनिर्भरता से व्यतीत कर सकता है, एक जगह से आना जाना, या फिर एक उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। तो वो असिस्टिव डिवाइस भी 10 में से सिर्फ 1 पर्सन के पास है।
तो ये फैक्टर्स हैं जिन वजह से वो सीमित हैं, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो बहुत मेहनती हैं, पर इन अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से या फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, तो वो एक ऐसा तबका है जो आज भी समाज में एक मुख्य धारा में नहीं है और वो एक पीछे है अभी भी एक मुख्य धारा से। प्रधानमंत्री और खेल मंत्री को अगर आपको अपील करनी ही हो तो आप कैसे अपील करेंगी इन सबके लिए? देखिए, प्रधानमंत्री सर ने मेरी स्टोरी भी शेयर की और बहुत मोटिवेशन मिला, और अभी हम पैरालंपिक में जाने से पहले उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमारी एक ऑनलाइन हमारी मीटिंग ली, हम सबसे बातचीत की, तो वो बहुत अच्छा जेस्चर है और वो बहुत मोटिवेट भी करते हैं। उनकी पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं कि एक एबल बॉडीड एथलीट और पैरा एथलीट सेम है। शुरुआत ये होगी कि हमारे देश में जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी है। सुगम्य भारत के नाम से है हमारे पास एक पॉलिसी जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी कमी है, कि हर पब्लिक प्लेस डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए, रैंप हो, लिफ्ट हो, ब्रेल लिपि में लिखा हो, या फिर जो सुन नहीं सकते उनके लिए कलर्स हाईलाइट करके उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो ये सभी चीज़ें जो पॉलिसी हैं वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, और सिर्फ सरकार के भागीदारी से नहीं होगा, आप जैसे मुझ जैसे लोगों को भी आवाज़ उठानी होगी। अब मैं जाऊंगी कहीं पे तो मैंने कहा एक होटल वाले को कि भाई आपके यहाँ रैंप नहीं है तो आप बनवाइए इसे, तो उसने कहा कि कोई आता नहीं है मैम, और ना ही किसी ने आज तक डिमांड किया। तो मैं आशा करती हूँ आप जैसे लोग भी कहीं जाएं तो आप उनसे डिमांड कीजिए। सरकार ने तो पॉलिसी बनाई है कि एवरी पब्लिक प्लेस मस्ट बी व्हीलचेयर एक्सेसिबल, बट वो नहीं है। तो आप जैसे लोग भी जाएं कहीं पे तो डिमांड कीजिए और उनसे एक्सपेक्ट कीजिए कि आप यहाँ पे, और वो सिर्फ डिसेबल लोगों को मदद नहीं करेगा, वो बुजुर्ग लोगों को भी मदद करेगा। बिल्कुल, मीडिया इसके लिए आवाज उठाता रहेगा और जो फैसिलिटीज आप लोगों को चाहिए उसकी बात करता रहेगा। समाज की जहां तक आपने बात की, तो जो समाज पहले आपको बहुत दया की दृष्टि से या उस तरीके से देखता था, सोचता था, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, वो सब, अब उनमें कितना बदलाव आया है जब आप यहाँ तक इस लेवल तक पहुंची? देखिए, हमारे समाज में अवेयरनेस की बहुत कमी है। जो लोग मुझे अब जानते हैं वो मेरी स्टोरी जानते हैं, या भाई वो जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या समाज में, देश में कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। पर आज भी एक कोई जो मुझे नहीं जानता होगा वो मुझे अब भी आकर कोई पूछता है, अगर मैं पब्लिक प्लेस पे हूँ, पार्क में हूँ या मॉल में हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डिसेबिलिटी है एंड डिसेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो अवेयरनेस ना होने के कारण, जानकारी ना होने के कारण सबको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो खुद मतलब जो एक ऐसा जीवन बिता रहे होंगे जो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। अभी जैसे मैं अगर किसी लिफ्ट में भी जा रही हूँ तो अगर 2 पर्सन भी लिफ्ट में होंगे तो ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ सजेशन देंगे कि अच्छा ये इस बीमारी के लिए आप वहाँ जाओ या यहाँ जाओ, कुछ करो। मैंने कहा ये बीमारी नहीं है। लोगों को लगता है कि डिसेबिलिटी इज अ डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड, बट जो मेरी डिसेबिलिटी है उसका ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं क्योर नहीं है। इट इज़ अ कंडीशन, इट इज़ अ स्टेट, एंड जो ऐसे ही रहेगी। तो अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। उसमें मैं एजुकेट कर सकती हूँ, जो मुझसे पूछे। अगर आप एजुकेट हैं तो आप उन्हें बताएं कि वो अब भी पढ़ रही है, वो अब भी जॉब कर रही है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, देश के लिए मेडल जीत रही है। तो अवेयरनेस की कमी है, और शायद उससे वो अवेयरनेस जब आएगी तो वो भी उस दया दृष्टि से नहीं देखेंगे, वो डिसेबिलिटी को किसी इशू या प्रॉब्लम से नहीं देखेंगे। अमर अपराजिता आपकी हिम्मत की दाद देता है, आपको सलाम करता है। एक बात यहाँ पर पूछना चाहूंगी, आप भी भाला फेंक खिलाड़ी हैं और अभी जो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाए हैं नीरज, आपकी वाली फील्ड में ही है, तो कितनी जो है कितना मोटिवेशन आपको मिला है? देखिए जी, मेरा जो गेम है वो क्लब थ्रो है। एक लकड़ी का प्लैंक है 400 ग्राम का, जो भाला से अलग है। अच्छा। और ये ऐसा गेम है जो उन्हीं प्लेयर्स के लिए है जिनको डिसेबिलिटी है, जैसी मेरी डिसेबिलिटी है। तो जो नीरज चोपड़ा का मेडल आया उसके बाद तो हमारा बहुत बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हर कोई हमें भी बहुत एनकरेज
कर रहा है। और जैसे ओलंपिक में एक नया इतिहास बना है, तो हम पैरा एथलीट्स पैरालंपिक में भी एक ऐसा ही इतिहास रचने का प्रयास करेंगे और अपना बेस्ट करेंगे। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट आपको इसके लिए। आप बिल्कुल स्वर्ण पदक जीत कर लाएंगी, हमें विश्वास है। एक अंत में मैं चलते-चलते एक सवाल जो है वो आपसे ये जानना चाहूँगी कि सामान्य लोगों से आप बिल्कुल थोड़ा-सा हटकर होते हैं। जी। वो सारी चीज़ें आपकी हटकर होती हैं। तो जी। आपका जो खान-पान जो रहता है, वो भी उसमें भी कुछ बदलाव आप करते हैं या कौन-सा पार्ट मैम? खाने-पीने को लेकर, आपकी डाइट जी। को लेकर? जी। हमारी डाइट पे हमें भी उतना ही ध्यान देना होता है जितना किसी अन्य खिलाड़ी को। हमें भी बहुत न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, हमें भी अपना नींद का बहुत ध्यान रखना है, रेस्ट का बहुत ध्यान रखना है। हम भी दिन में 2 बार सुबह और शाम 2-2 3-3 घंटे मेहनत करते हैं। तो न्यूट्रिशन का हमारा भी बहुत स्ट्रिक्ट प्लान है और पिछले 2 ढाई साल से मैंने भी बाहर का कुछ नहीं खाया है। तो ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है और एक हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर न्यूट्रिशन। और ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप विदेश में जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वहाँ के खिलाड़ियों में और अपने खिलाड़ियों में कुछ फ़र्क ऐसा महसूस करते हैं? जी, खिलाड़ी तो वो भी बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे देश में भी बहुत से खिलाड़ी पैरा एथलीट ऐसे हैं जिनकी रैंक 1 है, 2 है, 3 है। बिल्कुल हम उनसे टक्कर लेते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फ़र्क सिर्फ उधर इतना है कि वहाँ पे वो लोग बहुत उन्हें आने-जाने की और सपोर्ट सिस्टम की बहुत सुविधाएँ हैं। हर जगह रैंप है, पार्क है, उनकी बसेज़ में भी रैंप्स हैं। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, चाहे वो थिएटर में भी जाएँ, वो थिएटर में भी जाते हैं, पर आपने शायद बहुत रेयर ही किसी व्हीलचेयर यूज़र को थिएटर में देखा होगा। तो उनकी एक बड़ी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। वो सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित ना होके उनकी एक बहुत ज़्यादा एक सुविधाओं का वो ऐसा ढर्रा मिलता है उन्हें कि वो ड्राइविंग में भी सक्षम हैं और इस हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत फ्रेंडली है। और हालाँकि पॉलिसीज़ में मैं कहूँगी कि पॉलिसीज़ में हम उनसे ना सिर्फ बराबर शायद कहीं बहुत से देशों से आगे भी हैं। हमारी पॉलिसी स्पोर्ट्स को लेकर, पैरा स्पोर्ट्स को लेकर पूरे विश्व में बहुत अच्छी पॉलिसीज़ में से एक है। पर लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पीछे हैं, जो हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। तो कब आप जा रही हैं टोक्यो? जी, मैं 28th को टोक्यो जा रही हूँ। और आपका इवेंट कब है? 3rd सितंबर को मेरा इवेंट है। आपको बहुत-बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। आप गोल्ड मेडल जीत कर आएँ और अपराजिता आपको जो है सलाम करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you, ma'am. Thanks a lot for having me here.